वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिधा ग्रेडी है और पॉलिटी के सेशन में लास्ट कुछ सेशंस में हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, हमने डिटेल में जान लिया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट है, ये बहुत मेन है। आगे जो हम पढ़ेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा इतना मेन है क्यों ये। ठीक, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट एक्ट है जो कि दिया गया या पारित किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, इट वॉज द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा एक्ट, लॉन्गेस्ट एक्ट इनैक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एट दैट टाइम। ठीक, इसमें बेसिकली जो है ये एक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट एक्ट्स। दोनों एक्ट का नाम क्या था? एक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और एक था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दो भागों में डिवाइड हुआ। एक था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और एक था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितना बड़ा था सोचिए, उसमें क्या थे? 321 सेक्शंस थे, 14 पार्ट थे और 10 शेड्यूल। ठीक, बहुत बड़ा ये एक्ट पारित किया गया था। द एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द, अच्छा बेस किस पर था? ठीक है, हमने पहले भी देखा है कि ये कहा गया था 1919 में एक्ट आने के बाद कि 10 साल बाद जो है कमीशन बिठाई जाएगी या फिर क्या होगा, गवर्नमेंट की चेकिंग के लिए जो है कमीशन होगी जो चेक करेगी कि 10 सालों में गवर्नमेंट ने कैसा काम किया है और आगे क्या ज़रूरत है, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम। तो उसके बाद क्या आया था आपका, इसी वजह से 1927 में आता है आपका साइमन कमीशन। ठीक, तो ये एक्ट जो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस पे बेस्ड था? साइमन कमीशन जो बैठी थी उसके रिपोर्ट पे। ठीक है, किस पे बेस्ड था? दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन द साइमन कमीशंस रिपोर्ट, रिकमेंडेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी वजह से भी था ये एक्ट, और वाइट पेपर पब्लिश्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1933 बेस्ड ऑन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? हमारी 1932 में हुई थी। ठीक, तो अब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी उनके हिसाब से, साइमन कमीशन के हिसाब से, और वाइट पेपर जो पब्लिश हुआ था आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1933 में, उन सब के बाद जो है ये एक्ट लाया गया। एंड द रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सेलेक्टेड कमेटी, जो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के बाद भी जो है इस एक्ट को लाया गया। मतलब कितना सारे आपके रिपोर्ट्स हैं, आपकी कॉन्फ्रेंसेस है, सबको मिलने के बाद जो है इस एक्ट को लाने का निर्णय लिया गया। ठीक, द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिमेन्ड इंटैक्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब क्या था इस एक्ट के बाद? क्या था इस एक्ट में? सब इतना चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आए, पर जो सुप्रीमेसी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की ही रही। ठीक है, किसकी थी सुप्रीमेसी? किसकी थी? ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो वो वैसे के वैसे ही रही इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के आने के बाद भी। ठीक, नो इंडियन लेजिस्लेचर वेदर फेडरल और प्रोविंशियल वॉज ऑथोराइज्ड टू मॉडिफाई और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोई भी इंडियन लेजिस्लेचर, चाहे वो फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो, किसी को भी जो है इतनी पावर नहीं दी गई थी, इतना ऑथराइजेशन नहीं दिया गया था कि वो क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके या कुछ अमेंड कर सके, कुछ भी चेंज कर सके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, द ब्रिटिश पार्लियामेंट अलोन वॉज गिवन द अथॉरिटी टू अमेंड इट। अब किसी के पास ये सुविधा तो थी नहीं कि वो मॉडिफाई कर सके, अमेंड कर सके या कुछ भी चेंज कर सके। ये सुविधा किसके पास थी? केवल और केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास अकेले ये अथॉरिटी थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को या इस एक्ट को क्या कर सकती थी? अमेंड कर सकती थी, चेंज कर सकती थी, कुछ उसमें सुधार कर सकती थी। ठीक है, तो ये एक्ट क्या था? दिस एक्ट, इट वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट इनैक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एट दैट टाइम। ये सबसे बड़ा एक्ट था, दो भागों में डिवाइड होने वाला एक्ट है ये। कौन कौन से एक्ट्स में डिवाइडेड था? दो पार्ट्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। ठीक, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें कितने सेक्शंस थे, कितने पार्ट्स और कितने शेड्यूल्स? 321 सेक्शंस, 14 पार्ट्स और 10 शेड्यूल्स थे। ठीक है, कितने थे? 10 शेड्यूल्स थे। फिर
किस किस पे बेस्ड था ये एक्ट, किस किस की वजह से एक बार हम कह सकते हैं कि आया। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, वाइट पेपर पब्लिश जो किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1933 में, किसके बाद किया गया था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो आपका वाइट पेपर पब्लिश किया गया उसके बाद, और जो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बैठी थी, इन सब के योगदान से, आप कहेंगे इन सब के सुझाव से और इन सब के बाद ही जो है ये एक्ट आया। ठीक है, इस एक्ट के बाद भी क्या रहा, सुप्रीमेसी किसकी रही, ब्रिटिश पार्लियामेंट की ही रही। किसी भी इंडियन लेजिस्लेचर को, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, ये अथॉरिटी नहीं मिली थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई या अमेंड कर सके। ये अथॉरिटी केवल और केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही थी। ठीक, तो ये था इसका एकदम से समराइज वे में या ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इस एक्ट का। डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।